तो अभी जो हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, ठीक है, दैट एक्सप्लेन्स द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एब्सेंस ऑफ फोर्स। फोर्स नहीं लगाओगे तो क्या होगा, ये हमने बात की। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है, पार्टिकल पर फोर्स लगता है, तो उसका क्या इफेक्ट हो। फोर्स नहीं लगता है तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन कंटिन्यू रहेगी, फोर्स लगता है तो डेफिनेटली उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी, राइट। उसके लिए हमें एक क्वांटिटी को समझना होगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। इसको P से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। पार्टिकल का मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट उसका लीनियर मोमेंटम कहलाता है, ठीक है। तो जो लीनियर मोमेंटम है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। वो दो मैसेज देती है या दो इंफॉर्मेशन कैरी करती है। वन, कि बॉडी का इनर्शिया कितना है, तो डेफिनेटली मास ज्यादा होगा तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, उसकी रेजिस्टेंस की जो पावर है वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो मोमेंटम में एक इंफॉर्मेशन है इनर्शिया की, तो मोमेंटम ज्यादा है दैट मींस इनर्शिया ज्यादा होना चाहिए। और दूसरी इंफॉर्मेशन है वेलोसिटी, मतलब मोशन कर रहा है तो कितना कंटेंट है उसके मोशन का, तो डेफिनेटली वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उसका मोशन का कंटेंट ज्यादा होगा। तो वो फास्ट है या स्लो है, उसका मोशन का कंटेंट जो है वो बताएगा, राइट। तो इसका मतलब जो लीनियर मोमेंटम है वो ओवरऑल उसके मोशन का कंटेंट बता रहा है, ठीक है, उसका इनर्शिया भी और दूसरा उसकी वेलोसिटी, राइट। लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन किधर होगी, तो P इक्वल टू mv, m मास स्केलर क्वांटिटी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा वेक्टर में, राइट, कि एक वेक्टर है A, ठीक। अब एक दूसरा वेक्टर बनाता हूं मैं B, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सम स्केलर क्वांटिटी इनटू A। एक स्केलर क्वांटिटी है C, उससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं A को। तो अगर आप किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो वेक्टर को, तो जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो बदल जाएगा बट उसकी डायरेक्शन नहीं बदलेगी, डायरेक्शन वही रहेगी। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, राइट। सो लीनियर मोमेंटम इज पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। से एक पार्टिकल है मास m, ये इस तरफ मोशन कर रहा है विद वेलोसिटी v, राइट। तो इसका लीनियर मोमेंटम का वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम का वेक्टर होगा। Now Newton's second law of motion, स्टेटमेंट लिखो इसका पहले। देखो फर्स्ट लॉ में फोर्स जीरो था, अब इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा पार्टिकल पर, तो लिखो नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल, net force on a particle is equal to rate of change of linear momentum with time. Net force on a particle is equal to rate of change of linear momentum of particle. उसका लीनियर मोमेंटम जिस रेट से चेंज होगा वो रेट ही उस पर लगने वाले नेट फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। एक बात तय है कि फोर्स लगाओगे तो उसका मोशन चेंज होगा, और मोशन को कौन एक्सप्लेन कर रहा है, मोमेंटम। तो अगर आप फोर्स लगाते हो तो उसका जो मोशन का जो कंटेंट है, ठीक है, उसका जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स उसका लीनियर मोमेंटम चेंज होगा,
अब एक बात अच्छी तरह से समझ लेना, ये जो न्यूटन सेकंड लॉ है दैट इज रिलेटेड टू पार्टिकल। पार्टिकल की बात करते हैं, पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स की बात करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए जहां जहां भी आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करोगे, राइट, तो आप इमेजिन करोगे कि वो एक ऑब्जेक्ट नहीं, एक पार्टिकल है। इन दोनों में डिफरेंस आगे मैं और एक्सप्लेन करूंगा जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, राइट। तो पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल एक बस की बात करें, क्या बस पार्टिकल है? बस को आप पार्टिकल नहीं मान सकते हो, राइट। तो बस पर सीधे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं है। अगर बस पर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना है, इन दैट केस हमें एज्यूम करना होगा कि बस क्या है, पार्टिकल, ठीक है। तो एक्चुअल में ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, कई सारे पार्टिकल से मिलके बनी है। उसको कैसे ट्रीट करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास में। बट फॉर द टाइम बिंग जिन ऑब्जेक्ट्स पर भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उन पर न्यूटन्स लॉ लगा रहे हो, तो वहां हमारा एजम्पशन रहेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो पार्टिकल की तरह है, राइट। अब देखते हैं जो F है दैट इज नेट फोर्स ऑन पार्टिकल, और ऑब्जेक्ट जिस पर हम न्यूटन सेकंड लॉ लगा रहे हैं। तो नेट फोर्स का मतलब क्या है? इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस का वेक्टर सम, ठीक है। तो पार्टिकल पर जितने भी फोर्सेस लगा रहे हैं उन सभी का वेक्टर सम करना होगा और फिर रिजल्टेंट फोर्स लेना होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये पार्टिकल है, इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? दोनों का सम कर दो। ये इस पर लगने वाला नेट फोर्स होगा, ठीक है। तो जितने भी फोर्सेस हैं सबका वेक्टर सम करना होगा, तो हमें मिलेगा नेट फोर्स, राइट। नाउ नेट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, याद रखना। जब हम किसी क्वांटिटी के रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं तो वी मीन डिफरेंशिएशन ऑफ दैट क्वांटिटी। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम dp बाय dt विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो लीनियर मोमेंटम को टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? फोर्स। तो फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। सीधी सी बात है, फोर्स लगाओगे तो उसका लीनियर मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। अब एक बात हमें समझनी चाहिए, लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जिसकी एक डायरेक्शन भी है। तो फोर्स लगाओगे तो लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। अब लीनियर मोमेंटम के चेंज होने के कई बेसिस हो सकते हैं, राइट। लीनियर मोमेंटम कैसे चेंज हो सकता है सोचो। तो देखो मैं कुछ चेंज डिस्कस कर रहा हूं, राइट। सबसे पहला, क्या आप स्पीड को चेंज कर दो तो लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाएगा या नहीं? बोलो। अगर आप स्पीड बढ़ाते हो, राइट, उस केस में डायरेक्शन वही रहेगी बट उसका जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कम होते जाएगा। सॉरी, स्पीड बढ़ाते हो तो मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा, और स्पीड कम करते हो तो उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। तो कम होना और बढ़ना दोनों चेंज है। इसका मतलब जब भी पार्टिकल की स्पीड कम होगी या बढ़ेगी, इसका मतलब उसका लीनियर मोमेंटम चेंज होगी। तो फोर्स लगाओगे तो उसका स्पीड चेंज हो सकती है। दूसरा, डायरेक्शन, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड। तो स्पीड कांस्टेंट है बट इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। मान लो ये अभी यहां पर है,
तो ये इसका मोमेंटम का वेक्टर है, यहां पहुंच गया तो ये इसका मोमेंटम का वेक्टर है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, स्पीड सेम है, लेकिन उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। तो इस चेंज होने को हम लीनियर मोमेंटम में चेंज कहेंगे या नहीं? कहेंगे, क्योंकि लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन भी आता है, राइट। तो यहां पर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, दैट मीन्स इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। मोमेंटम चेंज हो रहा है, इसका मतलब इस पे फोर्स लगना चाहिए तभी मोमेंटम चेंज होगा। मतलब कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो तब ही घूम सकता है जब उस पर कोई फोर्स लगे, बिना फोर्स के सर्कल में उसका मोशन नहीं होगा। कैसे मोशन होगा बिना फोर्स के? इन एब्सेंस ऑफ फोर्स पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, जो हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में पढ़ा, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन भी, ठीक है। फोर्स जीरो है तो वो सीधे मोशन करेगा स्ट्रेट लाइन में, और अगर आप उसको मोड़ रहे हो, उसको डिविएट कर रहे हो, तब आपको फोर्स लगाना होगा, राइट। तो ये अच्छी तरह से समझ लेना, फोर्स लगाने का मतलब इसका मैग्नीट्यूड चेंज करना भी हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, और दोनों भी चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है और इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है, तो उस केस में लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, राइट। तो ये चेंज तीन तरह से हो सकता है, स्पीड चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, और दोनों ही चीजें चेंज हो सकती है, राइट। समझना, लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। नाउ इफ मास इज कांस्टेंट, नॉर्मली हम जितने भी सिस्टम लेंगे उसमें मास कांस्टेंट होता है, राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कुछ सिस्टम है जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे रॉकेट की बात करेंगे, उसमें मास जो है वेरिएबल है। रॉकेट का मास कम होते जाता है क्योंकि उसका जो फ्यूल है वो बर्न होते जाता है, एग्जॉस्ट गैसेस बाहर चली जाती है, जिससे उसका मास चेंज हो जाता है, राइट। बट अभी मैं जिन सिचुएशन की बात करूंगा पर मास कांस्टेंट लूंगा, राइट। मास कांस्टेंट होगा तो क्या होगा बताओ? फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt, p की जगह लिख देंगे mv, मास कांस्टेंट, m को बाहर कर दो, m इंटू dv बाई dt। dv बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज दैट? एक्सीलरेशन। दैट मीन्स नेट फोर्स ऑन पार्टिकल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो कई बार हम न्यूटन सेकंड लॉ को F इक्वल टू ma के फॉर्म में भी लिखते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ मतलब F इक्वल टू ma, बट दैट इज नॉट ट्रू। बाय न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू dp बाई dt। अगर मास कांस्टेंट है तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा F इक्वल टू ma के फॉर्म में। मास वेरिएबल है तो आप उसको F इक्वल टू ma के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात हम यहां समझ सकते हैं, F इक्वल टू ma, m तो स्केलर क्वांटिटी, a वेक्टर है, f वेक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सीलरेशन होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन में ही होगी। सो एक्सीलरेशन इज पैरेलल टू फोर्स, मतलब जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा, ठीक है। तो पार्टिकल पर अगर नेट फोर्स इधर लग रहा है तो इस तरफ इसका एक्सीलरेशन होगा, पार्टिकल पर नेट फोर्स इधर लग रहा है नीचे, तो नीचे की तरफ एक्सीलरेट करेगा। जिधर नेट फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में उसका एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। और एक और बात मैं बता दूं, एक्सीलरेशन का मतलब स्पीड का बढ़ना नहीं होता है। नॉर्मल लैंग्वेज में हम एक्सीलरेशन का मतलब निकालते हैं कि स्पीड बढ़ रही है। एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt, ठीक है। नॉर्मल लैंग्वेज में भले ही हम एक्सीलरेशन का मतलब निकाल लेते स्पीड का बढ़ना, बट ये जो मैं कह रहा हूं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी
That means rate of change of velocity with time, right? अब समझना, नॉर्मली हम जो सिचुएशन लेते हैं मैकेनिक्स की प्रॉब्लम की उसमें फोर्स जो है वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं होगा, अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, ठीक है? तो ऐसे केस में आपको उनको कंपोनेंट के फॉर्म में शो करना होता है, राइट? तो मान लो जो पार्टिकल पर लगने वाला जो नेट फोर्स है उसके कंपोनेंट्स भी है, 3 कंपोनेंट है एक्स वाई जेड, ठीक है ना? याद रखना है नेट फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। और इसी तरह से जो एक्सीलरेशन है वो भी वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके भी कंपोनेंट ले सकते हो आप। ठीक है, अब इस बेसिस पे आप 3 इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है? F इक्वल टू एम ए का मतलब यहां पर होता है कि जो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स है उनके बीच में भी ऐसा रिलेशन होना चाहिए। दैट मीन्स एक्स डायरेक्शन में जो नेट फोर्स का कंपोनेंट होगा, मतलब जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबके एक्स कंपोनेंट को जोड़ दो तो एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा एक्स डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू मास इनटू कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। ऐसे ही y कंपोनेंट के लिए भी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना? और z कंपोनेंट के लिए भी इक्वेशन बन जाएगी। तो अगर 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम है तो सीधे हम F इक्वल टू ma कर देंगे, बट अगर पार्टिकल का मोशन 3 डायमेंशन में हो रहा है, ठीक है, तो आपको कंपोनेंट्स लेना होंगे फोर्स के भी और एक्सीलरेशन के भी, और 3 रिलेशन बनेंगे वहां पे, ठीक है? तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ लिया। अब इसको अप्लाई करेंगे हम, इसके एप्लीकेशन लेंगे आगे, राइट? पहले न्यूटन थर्ड लॉ भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर तीनों का एप्लीकेशन जो है हर मैकेनिक्स की प्रॉब्लम में तीनों लॉज का हम एप्लीकेशन लेते हैं, उनको अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट? नाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका स्टेटमेंट लिखो, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है? इसका मतलब क्या है समझना कि 2 पार्टिकल हैं ए और बी, तो ए अगर बी पर फोर्स लगाता है तो बी भी इन रिटर्न ए पर फोर्स लगाएगा इक्वल मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स हमेशा लगते हैं पार्टिकल्स के बीच में ही, राइट? तो एक पार्टिकल दूसरे पे फोर्स लगाएगा तो दूसरा भी इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगा, ठीक है? सो दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट? फॉर एग्जाम्पल जो ए है उसने बी पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, ए ने बी को इधर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो इसको मैं कहूंगा एक्शन। ए ने एक्ट किया है किस पर? बी पर। ए ने बी पर एक्ट किया है तो उसकी रिएक्शन होगी, और रिएक्शन किस पर होगी? ए पर। ए ने बी पर फोर्स लगाया तो बी भी ए पर फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है? तो इसके जस्ट अपोजिट फोर्स लगेगा और इक्वल फोर्स लगेगा, ठीक है? तो दैट इज रिएक्शन।
तो एक बात आप क्लियरली समझ लो कि एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग पार्टिकल पर लगती है, हमेशा एक ही पार्टिकल पर नहीं लगती। कई बार कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, वो कहते हैं कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल और अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, राइट। तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा किसी पार्टिकल। फॉर एग्जांपल इस पर सिर्फ रिएक्शन लग रही है, इस पर सिर्फ एक्शन लग रही है, ठीक है, तो दैट मीन्स कैंसिल नहीं होगा। इस पर नेट फोर्स लग रहा है इधर तो ये इधर जाएगा, इस पर नेट फोर्स इधर लग रहा है तो इस तरफ जाएगा, ठीक है, तो कैंसिलेशन का सवाल नहीं, राइट। हाँ फोर्स अगर स्प्रिंग पे लगाते हैं तो इक्वल नहीं होगा। किस पर लगाते हैं? स्प्रिंग पर। स्प्रिंग पर। हाँ। तो इक्वल नहीं होगा मीन्स समझा नहीं। फोर्स इक्वल नहीं होता मतलब? हाँ नहीं इक्वल होगा। देखो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप खींच रहे हो, राइट, इसको होल्ड किया और आपने खींचा स्प्रिंग को इधर, तो ये जो स्प्रिंग का एंड है ये भी आपको उसी फोर्स से इधर खींचेगा। आप जब उसको खींचते हो तो वो भी आपको खींचता है विथ इक्वल फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सीधी सी बात है, समझ रहे हो। अगर आपको इसका चीज टेस्ट करनी है तो आप बात करो, जब हम रस्सी कशा खेलते हैं, ठीक है, तो जो रस्सी है उसके एक तरफ जो है वो एक टीम होती है जो पकड़ती है, दूसरी तरफ एक और टीम है। ये जब उसको खींच रही है रस्सी को तो अपोजिट डायरेक्शन में भी पुल को महसूस करोगे आप ये नहीं कि आपने उसको खींच लिया आगे, जब आप उसको खींचते हो अपनी तरफ तो वो भी आपको उतने ही फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में खींचता है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर या पार्टिकल पर फोर्स लगाओगे उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का, ठीक है, आप पर भी लगेगा। सो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। कई एग्जांपल दे सकते हैं, हर जगह एप्लीकेबल है। जैसे हम बात करें अर्थ की, राइट, अर्थ की और इस चौक की बात कर रहा हूं, ठीक है। चौक को छोड़ता हूं मैं, ये चौक नीचे जा रही, तो मान लो ये चौक है, तो अर्थ ने चौक को अपनी तरफ खींचा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन चौक ने भी अर्थ पे फोर्स लगाया, इक्वल फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हम ये नहीं कहेंगे कि अर्थ ने चौक को खींचा, हम ये भी कह सकते हैं कि चौक ने अर्थ को खींचा। समझ रहे ना इस चीज को, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं इक्वल बट अपोजिट। बट होता क्या है, बात आ गई यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ की, इनर्शिया। इसका इनर्शिया कम है और इसका इनर्शिया लार्ज है, बहुत ज्यादा है, तो इस पे फोर्स तो लगेगा बट इसके स्टेट को चेंज करना डिफिकल्ट, और इस पर फोर्स लगाया तो इसका इनर्शिया कम है तो इसका स्टेट को चेंज करना आसान है, इसलिए चौक नीचे गिर जाती है, अर्थ वहीं दिखती है हमें। बट एक्चुअल में देखा जाए तो जब चौक नीचे आती है तो अर्थ भी थोड़ी सी ऊपर आती है। इनर्शिया लार्ज है, लार्ज का मतलब ये नहीं है कि वो हटेगा ही नहीं अपनी जगह से, फोर्स लगेगा तो वो हटेगा। नॉन जीरो फोर्स है ऑब्जेक्ट पर, चाहे कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, अगर नॉन जीरो फोर्स है तो वो अपनी जगह से हटेगा, ठीक है। जब चौक नीचे गिरती है तो उतने ही टाइम में जो अर्थ है वो भी ऊपर की तरफ आ जाती है, बस उसका डिस्प्लेसमेंट कम है क्योंकि उसका इनर्शिया जो है वो बहुत ज्यादा है, मास बहुत ज्यादा है, राइट। तो फोर्स हमेशा पेयर में लगते हैं, याद रखना। तो अर्थ चौक जो फोर्स लग रहा है वो पेयर में लग रहा है, राइट। हम नॉर्मल रिएक्शन की बात करें, ठीक है ना, एक बॉक्स है उसके ऊपर एक और बॉक्स, तो इनके बीच में नॉर्मल फोर्स कैसा लग रहा होगा? तो इस पर डेफिनेटली बिकॉज ऑफ वेट ये कंप्रेस करेंगे एक दूसरे को, तो इस पर, इसको मैं 1 कह देता हूं, ये 2, तो 2 1 पर फोर्स लगाएगा, किस तरफ? ऊपर की तरफ।
तो 1 भी 2 पर उतना ही फोर्स लगाएगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो भी पेयर में लगती है हमेशा। एक्शन और रिएक्शन हमेशा पेयर में होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, और दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 पर एक्शन लग रही है तो ऑब्जेक्ट 2 पर रिएक्शन, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट। ठीक है, और भी कई चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें हम एक गन की, राइट। तो गन ने बुलेट को फायर किया, राइट। तो फायर करने का मतलब क्या है कि गन के अंदर से एक फोर्स लगा होगा बुलेट पे, उसी ने बुलेट को फेंका होगा तेजी से, तो बुलेट पर गन ने एक्ट किया। ठीक है, गन ने बुलेट पे एक्ट किया मतलब फोर्स लगा के उसको ढकेला, फेंका, तो बुलेट रिएक्ट करेगी और गन पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट फोर्स। इसीलिए गन रिकॉइल करता है, और गन के साथ जो पर्सन शूट कर रहा है वो भी पीछे की तरफ आएगा बिकॉज ऑफ दिस रिकॉइल। जो रिकॉइल है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ से। सेम इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है एक रॉकेट। रॉकेट में क्या होता है, इंजन होता है जो कि फ्यूल को जलाता है, और जो स्मोक है, ठीक है, जो बर्न्ड गैसेस है, उनको फायर किया जाता है, उनको पुश किया जाता है विथ लार्ज स्पीड। ठीक है, तो जो गैसेस है उसको पुश किया, पुश करके आपने फेंका नीचे की तरफ। ठीक है, पुश किया, फेंक दिया नीचे की तरफ गैसेस को, तो गैसेस भी इक्वल फोर्स लगाएगी बट अपोजिट डायरेक्शन। तो रॉकेट ने एक्ट किया गैसेस पे, तो गैस ने रिएक्ट किया और रॉकेट को पुश कर दिया ऊपर की तरफ। ठीक है, जो रॉकेट की फायरिंग है, लॉन्चिंग है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जहां भी एक्शन होगी वहां पे उसकी रिएक्शन होगी। ठीक है, ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ की कुछ एग्जांपल लिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जितने भी टाइप के मोशन है, ठीक है, हर जगह न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल होता है। ठीक, जब हम चलते हैं तो ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं, ग्राउंड हमें आगे पुश करता है। तैरते वक्त पानी को हम पीछे फेंकते हैं, पानी आगे फेंकता है। ठीक है ना, एरोप्लेन में जो इंजन लगा है उसके फैन एयर को पीछे फेंकते हैं, एयर उसको आगे फेंकती है, राइट। तो सभी जगह एक्शन और रिएक्शन का पेयर मिलेगा आपको, राइट। तो हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों का थ्योरी पढ़ा। ठीक है, अब मैकेनिक्स की प्रॉब्लम में आपको हर जगह इनको अप्लाई करना है। अच्छा, एक और बात, ये जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज क्लासिकल मैकेनिक्स। तो न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल, राइट, ओनली इन ग्रॉस वर्ल्ड। जो ग्रॉस वर्ल्ड है हमारे आसपास, मैक्रो वर्ल्ड है, यहाँ पे न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है। बट एक रील में हाई स्पीड की, इफ वी गो क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड को जब अप्रोच करते हैं या जब बहुत छोटे डायमेंशन में जाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो वहां पर न्यूटन्स लॉ जो है वो फेल हो जाता है, राइट। न्यूटन सेकंड लॉ, क्योंकि वहां पर रिलेटिविस्टिक और क्वांटम मैकेनिक्स के कंसेप्ट लगते हैं, राइट। बट जो हम पढ़ते हैं नॉर्मल वर्ल्ड में, जो भी हम देखते हैं, ठीक है, उसको हम इस क्लासिकल मैकेनिक्स से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, अब हम आते हैं इसके एप्लीकेशन पार्ट पर। न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करना है किसी भी मैकेनिक्स प्रॉब्लम में, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना हम सीखते हैं पहले, राइट। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है समझना। जब भी आप ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सारे फोर्सेस को एरो के फॉर्म में या वेक्टर के फॉर्म में आप डिपिक्ट करते हो थ्रू डायग्राम। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सभी को आप उनकी प्रॉपर डायरेक्शन के साथ एरो के फॉर्म में शो करते हो, उसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो मैकेनिक्स की प्रॉब्लम में हर जगह आपको ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा, सो दैट आप विजुलाइज कर सको कि फोर्स किधर लग रहा है, राइट। फोर्स को फिर आप अप्लाई करके
उसका एक्सीलरेशन वगैरह निकाल सकते हैं, राइट। तो कैसे बनाया जाता है फ्री बॉडी डायग्राम, उसकी कुछ स्टेप्स है, ये समझ लो। पहला क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, आइडेंटिफाई ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एप्लीकेबल ऑन पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, एप्लीकेबल ऑन ऑब्जेक्ट, जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, राइट। आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, देन फिर क्या करना है समझना। अगर अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं तो आप ये काम कर सकते हो, आप पहले से एक्सिस डिफाइन कर लो एक्स वाई जेड, और फोर्सेस को कंपोनेंट के फॉर्म में शो करो, या सीधे भी शो कर सकते हो, राइट। तो नेक्स्ट, फिक्स द कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक्सिस, ओरिजिन, ये सब। देन थर्ड, show all the forces acting on object, show all the forces acting on object, and if required show also their components, if required show also their components, ठीक है। तो जहां पर जरूरत पड़ती है आप उसको कंपोनेंट लेके बताओ, राइट। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। से एक ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर ये ऑब्जेक्ट रखा है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। सबसे पहली बात, जिस ऑब्जेक्ट का आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो उसको आप उस सराउंडिंग से हटा कर देखो, अलग करके देखो, ठीक है ना। दैट इज, इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, उसको अलग कर दिया और कोई नहीं है, ठीक है ना, अलग करके देखना है उसको, राइट। और आप इस पर बताओ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। ऑब्जेक्ट पर इसका वेट लग रहा होगा किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ। और दूसरा फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू दिस इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो ये है वेट, राइट। और ये है नॉर्मल रिएक्शन। डेफिनेटली एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन, राइट। आप एक्सेस लेके कंपोनेंट भी ले सकते हो, जहां भी जरूरत पड़ेगी आगे हम कंपोनेंट वगैरह लेंगे, बट इस तरह से हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, राइट। हाँ किधर, देखो एक बात समझ लो अच्छे से, वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स एप्लीकेबल ऑन दिस ऑब्जेक्ट। ये जो ब्लॉक है जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो, इस पर लगने वाले फोर्स की बात कर रहे हैं, ये जिस पर फोर्स लगा रहा है उसकी बात नहीं कर, समझ रहे हो ना। इस ऑब्जेक्ट पर कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है, वेट। दूसरा ये प्लेन लगाएगा, किधर बताया था ना मैंने कि जब भी कांटेक्ट में रखोगे तो एटम्स एक दूसरे के पास आएंगे तो वो रिपेल करेंगे, रिपल्शन के कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा, और ये ग्राउंड पे फोर्स किधर लगाएगा, नीचे की तरफ। तो हम बात कर रहे हैं फोर्स एप्लीकेबल ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ना कि फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक। अब ये 3 ब्लॉक हैं। पहले ब्लॉक पर मैंने फोर्स लगाया आगे की तरफ, स्मूथ फ्लोर है, ठीक है। तो तीनों ब्लॉक का सेपरेटली अलग अलग करके आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है।